बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और हेल्थ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पे इनिशियली मैं थोड़ी सी आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस चल रही हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एहतियात करें। मैंने भी बड़ी बेवकूफ़ी की। कुछ दिन पहले मैं बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, हमारी एक दोस्त का गला ख़राब था, उसका ग्लास पड़ा हुआ था पानी का और मेरा भी उसके साथ ही पड़ा हुआ था। गलती से मैंने उसके ग्लास से घूंट ले लिया पानी का। ये 2 दिन पुरानी बात है। कल रात को तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई और आज सुबह गला पूरा पक गया है और प्रॉबेबली एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ेंगी। आज डॉक्टर से रुजू करूँगी तो फिर डिटेल्स पता चलेंगी कि क्या लूँ क्या नहीं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि व्यूअर्स प्लीज़, जो कोविड के दौरान हम एहतियात करते थे उन एहतियातों को आगे लेके चलें। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं। और आपको पता है, सिंपल किसी की कोई झूठी चीज़ पी लेना, खा लेना, इससे भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। वैसे तो मेरी एक ये बहुत बुरी आदत है जनरली कि मैं मतलब जिस तरह फ्रेंड्स खा रहे हैं प्लेट में, मैंने भी साथ में खाना शुरू कर दिया। हर बंदे की अपनी एक चीज़ होती है। बहुत से लोग होते हैं बड़ी पर्टिकुलर होते हैं, वो इस तरह से कभी भी शेयरिंग नहीं करते। मियाँ बीवी भी आपस में पानी या खाने पीने की चीज़ दूसरा शेयर नहीं करते जर्म्स की वजह से। मैं थोड़ी सी इस मामले में ढीली हूँ, तो कुछ मेरे ख्याल से एक तो वो मिस्टेक हो गई कि गलती से सिप ले ली, बट बड़ी दफ़ा दूसरा इंसान बीमार होता है, उसके अंदर इन्फेक्शन होती है, हमें पता ही नहीं होता और हम कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं, पी लेते हैं और फिर तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। सो प्लीज़ गाइस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये। और दूसरा, मच्छर। अभी पिछले दिनों मुझे पता चला किसी को मलेरिया हो गया। डेंगू और मलेरिया काफ़ी फैला हुआ है। सो डेंगू से रिलेटेड ऑफ कोर्स वो जो पानी खड़ा रहना इधर उधर और इन चीज़ों का ख्याल करना है आपने। मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें, मतलब मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज होती हैं उसका यूज़ करें। और बच्चे और बड़े और बुज़ुर्ग जब घर से बाहर निकले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के निकलें। बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ भी फैली हुई हैं। तो ये तो मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव देना था। पता है, अपनी तबीयत ख़राब होती है तो फिर जाके एहसास होता है कि हाल कितना ख़राब होता है। लिटरली 48 आवर्स के अंदर व्यूअर्स मेरी ऐसी तबीयत डाउन गई है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही, आंखों में मिर्चें लग रही हैं, गले में पेन है। तो वी शुड बी केयरफुल। अच्छा, केयरफुल होने की जब बात करें तो डिसीजंस, फ़ैसले भी कभी कभी हम लोग जो हैं वो बग़ैर सोचे समझे ले लेते हैं। लेकिन आज मैं बड़ी डिफरेंट सी बात आपसे कहने वाली हूँ कि चाहे बुरा फ़ैसला हो, अच्छा फ़ैसला हो, फ़ैसले ज़रूर लें। बहुत से लोग जो हैं वो फ़ैसले लेने की सलाहियत ही नहीं रखते या अपने फ़ैसले, डिसीजन मेकिंग की सलाहियत के ऊपर वर्किंग नहीं करते। जब भी कोई इशू आया, कोई प्रॉब्लम आया और उनके ऊपर पड़ी कि उन्होंने कोई फ़ैसला या डिसीजन लेनी है, तो लोग जो हैं वो बड़े नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और सही वक्त पे फ़ैसला नहीं ले पाते। मुझे आज भी याद है कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट की जो बाय द वे अब बहुत एक कामयाब ब्रांड है और इंटरनेशनली भी वो अपने प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं। उस वक्त जब ये डिसीजन ली जा रही थी, ये बात हो रही थी कि ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो मुझे याद है कि 3-4 दोस्तें बैठी हुई थी। मुझे उसमें उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, वैसे ही मेरा मशवरा ले रहे थे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक। ये वो बैठी हुई थी हम 5 ख़वातीन, जिनमें से 4 जो थीं वो इस काम को करना चाह रही थी। 3 ने तो फ़ौरन डिसीजन लिया आपस में। उन्होंने 2 ने अपने पैसे डाले, 1 ने अपने हस्बैंड से इन्वेस्ट करवाया। जो चौथी फ्रेंड थी, जो बाय द वे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच के अंदर थी और जिसको सबसे ज़्यादा उस वक्त ज़रूरत थी कि वो कुछ ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करे, वो घबरा गई। उसने राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। उन तीनों ने डिसीजन भी ले लिया, कर भी लिया, ब्रांड भी लॉन्च कर दिया, वो सोचती रह गई। आज वही फ्रेंड इतना रिग्रेट करती है, इतना रिग्रेट करती है, हर वक्त मुझे यही कह रही होती है कि यार जो अगर मैंने राइट टाइम पे डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी सिचुएशन कितनी डिफरेंट होती। उनको देखो माशाल्लाह, वो हॉलीडेज़ पे भी जा रही हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके अपने ब्रांड के शूट्स भी करती हैं, सारा कुछ करती है, मैं रह गई। तो मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन कभी कभी जी ज़रूर चाहता है कहने का कि यार उस वक्त जब सब फैसला ले रहे थे, चारों हिम्मत कर रहे थे और सब क्योंकि एक जितना अमाउंट पैसों का डाल रहे थे, तो उस वक्त तुम कर लेती। क्योंकि उस वक्त ये नहीं था कि उसके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं थे। वो जो उसके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे थे कुछ साल से पहले, वो अभी तक उसके पास अकाउंट में उसी तरह पड़े हुए हैं, क्योंकि उसे डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा। और व्यूअर्स, अगर आप डिसीजन लें और वो डिसीजन ना भी आपके लिए पॉजिटिव रहे या उसके वो रिजल्ट्स ना आए जो आप चाह रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है।
कम से कम आपने उस डिसीजन से या उस फैसले से कुछ ना कुछ सीखा तो होगा। घर पे बैठ के हाथ पे हाथ धर के इंतज़ार करना कि ज़िंदगी में चीज़ें होंगी, ये कोई ख़ास सेंसिबल डिसीजन नहीं होता व्यूअर्स। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, लाइफ ज़िंदगी हमें बार बार नहीं मिलती और बार बार ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही होती है, फिर से वो ज़िंदगी में नहीं आती। मैंने भी व्यूअर्स ज़िंदगी में बुरे डिसीजंस भी लिए, अच्छे भी लिए। बुरे डिसीजंस की अगर बात करें या जो जिनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हुआ, तो मैंने 3 बिजनेसेस एक साथ स्टार्ट किए और वो तीनों नहीं चल पाए। रेस्टोरेंट था, सैलून था और मेरा एक जिम था, एक फ़िटनेस स्टूडियो था। वो तीनों एक साथ लिए, एक ही वक्त पे किए, वो बेवकूफ़ी थी, वो नहीं चल पाया। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी एक मेरी स्किन केयर और हेयर केयर की लाइन है ऑर्गेनिक, उसके लिए जब मेरे पास आए बात करने के लिए मेरे पार्टनर, तो मुझे आज भी याद है कि उस वक्त मेरे दिमाग में बार बार यही बात घूमे कि अगर फेल हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, अगर फेल हो गया तो। और उस डर के मारे मैं वो जो कहते हैं ना, किसी पासे की डिसीजन ले नहीं पा रही थी। लेकिन शुक्र है कि उस वक्त फैसल ने भी मुझे पुश किया, मेरे बेटे हमजा ने भी कहा कि मम्मा ट्राई कर लें, वाई नॉट। और ये कोई 3 साल पहले की बात है। और व्यूअर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस ब्रांड से अच्छे पैसे भी कमा लेती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि एक सिलसिला चल रहा है और बार बार उसको इम्प्रूव करना और उसको बढ़ाने के ऊपर काम किया जा रहा है। सो वो जो एक बुरा डिसीजन था बहुत साल पहले, जब मैंने सैलून और जिम वगैरह और ये चीज़ें खोली और वो चीज़ें ठप हो गई, उनसे मेरे लिए एक लर्निंग ग्राउंड था, ऑलमोस्ट स्कूल के लेवल का। जिस तरह यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम पैसे देते हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी सीखते हैं और थियोरी भी सीखते हैं। तो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली बहुत सी चीज़ें मैंने उस वक्त सीखी और उस लर्निंग से मैंने ये सीखा कि कौन सी चीज़ें मैंने नहीं करनी। और फिर जब मैंने डिसीजन लिया तो उसका मुझे बेनिफिट हुआ। मुझे बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं तो बड़े क्विक डिसीजन लेती हो, 1 सेकंड में डिसीजन ले लेती हो। उसी के ऑपोजिट मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बिल्कुल भी डिसीजंस नहीं ले पाते, और फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत टाइम लेके सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आपके अंदर ये तीनों सलाहियतें होनी चाहिए कि टाइम लेके भी डिसीजन लें। अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल आपने अपना घर बनाना है या घर ख़रीदना है, एक डिसीजन जो मैंने शायद बहुत सोच समझ के नहीं ली, उसे मैं रिग्रेट नहीं करती, लेकिन उससे बेहतर हो सकता था कि जहाँ पे मैंने घर बनाया या जहाँ पे ज़मीन ख़रीदी, उस जगह के ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की। तो जब मैंने वहाँ पे ज़मीन ले ली और जब घर बनाने की तरफ बात आई, ये पता चला था कि 2-3 साल बाद वो ज़मीन की जो है आपको कागज़ात मिल जाएंगे कि अब आप उस पर बना सकते हैं, बिल्डिंग कर सकते हैं। पहले आप ज़मीन लेते हैं, कुछ जगहों पे ऐसा होता है ना कि आपको ज़मीन आपकी होती है लेकिन उसकी बैलेटिंग होती है और फिर आपको पता चलता है कि क्या, तो वो सब कुछ हो चुका था। लेकिन उसके जो अलाउ करता है आपको एरिया, जैसे मैंने DHA में लिया तो DHA में आपको अलाउ करते हैं कि जी अब आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वो वाले कागज़ात मेरे बहुत लेट आए क्योंकि उस प्रॉपर्टी का कुछ इश्यू था जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो ऑलमोस्ट 7-7.5 साल मैंने वेट किया व्यूअर्स उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वेट करना पड़ा। फिर मैंने उस डिसीजन को उस दौरान बड़ा रिग्रेट किया कि यार किसी और जगह पे ले लेती, वो कीमत कम थी। तो मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा डिसीजन है, मुझे बड़ी अच्छी डील मिल रही है, उस डील में कोई ना कोई पंगा था। तो खैर जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ हो गई, घर बन गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा उस वक्त रिसर्च की होती, थोड़ा सा टाइम और लिया होता और इतनी मैं जल्दी में ना होती, तो शायद वो डिसीजन बेहतर हो जाता। लेकिन फिर भी वो हक़ में बेहतर ही रहा और अल्लाह का शुक्र है। आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई लिव। तो व्यूअर्स, ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव के साथ डिसीजन भी लेना चाहिए और फ़ौरन भी लेना चाहिए जब फ़ौरन की रिक्वायरमेंट हो। देखिए व्यूअर्स, कभी कभी खड़े खड़े डिसीजन लेना होता है। अस्पतालों में अक्सर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, अब कोई पेशेंट है वो बहुत बीमार है, अब ये डिसीजन लेनी है कि उनको वेंट पे डालना है कि नहीं डालना है, वेंटिलेटर पे डालना है कि नहीं, ये डिसीजन आपको फ़ौरन ही लेना है, अदरवाइज़ मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मुझे याद है कि हमारे ही जानने वालों में एक दफ़ा इसी तरह किसी की मदर बहुत बीमार थी और उस वक्त डॉक्टर ने आके पूछा कि जी हमारे पास ऑप्शन है, इनको वेंटिलेटर पे डालें या इसी तरह देखें। अच्छा, वो वहाँ पे सिर्फ वो जो एक उनका बच्चा था, 2 उनकी जो बच्चे थे वो पाकिस्तान से बाहर थे। वो इतनी भौतला गई कि बेचारी ने पहले दोनों मतलब 2 भाई और 1 बहन, उसने अपने भाइयों को कॉल की, फिर इसको फ़ोन की, फिर और डॉक्टर्स को फ़ोन की। जब तक उसने कहा कि जी उनको वेंट पे डाल दें, उनकी सांसें ही रुक चुकी थी। सो कुछ डिसीजंस व्यूअर्स फ़ौरन लेनी पड़ती हैं, कुछ डिसीजंस में आप थोड़ा सा टाइम का मार्जिन ले सकते हैं और कुछ डिसीजंस अगर आपको 6-8 महीने, साल भी सोच समझ के लेनी पड़े तो टेक योर टाइम। लेकिन ये डिसाइड आपने करना है कि कौन सी डिसीजन को आपने किस तरीके से हैंडल करना है।
और व्यूअर्स अगर कोई बुरा फैसला ले भी लें अनलेस वो खुदा न खास्ता ज़िंदगी मौत का फ़ैसला है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, सीख ही लेंगे ना। लाइफ में हम सीखते हैं और ज़िंदगी सीखने का ही अमल है। जितना ज़्यादा हम सीखें और जितना ज़्यादा हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं, और आप याद रखें व्यूअर्स, सबसे कामयाब लोग वही होते हैं जो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट अपने दिमाग में चीज़ को एनालाइज करके डिसीजन ले लेते हैं। सो किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ अनम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ? बिल्कुल ठीक, ऑल गुड। अच्छा अनम, हम बात करें डिसीजंस की, फैसले लेने की। बिल्कुल। लोग बहुत डर जाते हैं, हाय ला मैं ये फैसला कैसे करूं, और बड़ी दफ़ा लोग दूसरों को कहते हैं आप मेरे लिए फैसला लें, अम्मी आप बताएं मैं क्या करूं, अब्बा आप बताएं मैं क्या करूं, हस्बैंड को कहेंगे या हस्बैंड वाइफ को कहेंगे तुम बताओ मैं क्या करूं। बट कभी कभी टाइम निकल जाता है, बिल्कुल, या बड़ी दफ़ा इंतज़ार में वो चीज़ ही ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, जैसे भी आपने अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी शेयर की, मतलब वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। एग्जैक्टली बाद में आपको रिग्रेट होता है उस चीज़ का कि मतलब अभी वो सोचती होंगी कि शायद उस वक्त अगर मैं वो काम कर लेती तो आज बहुत सक्सेसफुल चीज़ें चल रही होती। इसी तरीके से ना कि वो इंटरनेशनली भी वो तीनों जो दूसरी थी उनके हालात इतने टाइट नहीं थे, सबसे ज़्यादा तो वो बेचारी प्रॉब्लम में थी। एग्जैक्टली। और उसी की वजह से ये गुफ्तगू शुरू हुई कि यार हम सब इन्वेस्ट करते हैं, चारों करते हैं, 25-25-25% जो भी प्रॉफिट आएगा रहेगा वो हम स्प्लिट कर लेंगे। डन। जब 3 लोगों ने डाले तो हाँ थोड़े से पैसे ज़्यादा डाले, बट 33% पे आ गए। अब वो काम के लिए ट्रैवल भी करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भी प्लेस कर रही हैं, एक्सपोर्ट भी करना शुरू हो गई हैं, वो किसी और ही लेवल पे पहुंच गई है, और वो बेचारी यही कहती है यार उस वक्त कर लेती। और आप क्यों कोई इन्वॉल्व करेगा? एग्जैक्टली, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। ऐसे ही जब मैंने बिल्कुल स्टेप इन किया था इस फील्ड के अंदर, तब मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने भी एक डिसीजन ऐसा लिया था जिसको बाद में मैंने थोड़ा रिग्रेट किया कि मे बी शायद अभी टाइमिंग नहीं ठीक थी, थोड़ा और अगर मैं लेट कर सकती थी। बट ये था कि मैंने अपना केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था बिल्कुल इनिशियली, जब बिल्कुल अभी मेरे शो स्टार्ट किए थे, अभी इस फील्ड में आई थी, तो वो उस तरह से आउटकम नहीं हो सका, वो चीज़ें उस तरह से नहीं निकल सकी। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है बाय द टाइम आपको कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाती हैं, जो उस वक्त नहीं होती। शायद अब अगर मैं वो चीज़ें करूं और अब मैं इस तरह से करूं तो मैं ज़्यादा अच्छा उसको अर्न कर सकती हूं, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है चीज़ों का आउटकम आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आपको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाता भी है। सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन लाइफ ही है, जिंदगी है। और हम लोग पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे होते। देखे पक्की पकाई तो किसी को नहीं मिलती, और ना ही आपको आपके सारे डिसीजंस एक पेपर पे मिल जाते हैं कि या लें। ऑफ कोर्स आप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको बहुत से आपके सवालात और कन्फ्यूजन्स के जवाब कुरान पाक में मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। और हर इंसान के घर में कुरान पाक होता है। आप कुरान पाक को पढ़ें, उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। एक तो ये, मैं जब कहीं फंसती हूँ ना अनम, एक तो कुरान पाक, और उसके अलावा अपने करीबी 2-3 लोग हैं जिनसे मशवरा हमेशा करें। बिल्कुल। फैसल से बात की, मामा से बात की, अपनी बड़ी बहन आपा से बात की, ये 3-4 लोग हैं जिनसे मैं हमेशा मशवरा करती हूँ। उसके बगैर आप चलती नहीं है ज़िंदगी के अंदर अपनी। कभी कभी फ़ौरन खुद भी डिसीजन ले लेती हूँ और फैसल को कहती हूँ मैंने ये डिसाइड किया है, और देखो इतने आप में गट्स होने चाहिए कि आप फैसले ले लें। हाँ। वरना आगे कैसे बढ़ेंगे यार? जुगन अभी एक सिर्फ मैं पॉइंट ये है कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका किया हुआ हर डिसीजन आपको उसका अच्छा आउटकम दे और वही रिजल्ट है जो आपने सोचा हुआ है। समटाइम आपको जो है थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली आपको एक लेसन मिल रहा होता है उस वक्त के लिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, डिसीजंस की जब हम बात करते हैं, बहुत से लोग एक ज़माने में पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाते बिल्कुल थे। बहुत से लोग अपने बच्चों को इम्यूनाइज नहीं करते थे कि इनकी नेचुरल क़ुव्वत मुदाफ़ियत वगैरह। और फिर जब उनके बच्चे तौबा इस्तग़फ़ार पोलियो की वजह से डिसेबल हुए या कोई इस किस्म के मामलात हुए तो उन्होंने बहुत रिग्रेट किया। सो बात यह है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना भी इम्पोर्टेंट होता है सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज बात इसलिए ये करी हूँ क्योंकि आज हमें एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ज्वाइन करेंगी। उनसे भी हमने आगे जाके बात करनी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो डिसीजन ले लेते हैं कि जी हमने बच्चों को इम्यूनाइज ही नहीं करना,
खुद एक होता है कि लोगों की रसाई नहीं होती थी पहले, अब तो हर जगह गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट किया कि आप जाके इम्यूनाइज हो सकते हैं वेरियस जगहों पे पूरे पाकिस्तान में। बट आज हम पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और पूरे पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे दूर दराज इलाकों में भी दरवाजे पे आके इम्यूनाइज करते हैं। Exactly, बिल्कुल। बट एक वक्त था जब लोगों के लिए क्योंकि दिक्कत होती थी जानी, तो लोग कहते थे यार रहने दो। सो राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अनम्स किचन होगा। किचन के बाद हम थोड़ा सा इम्यूनाइजेशन पे भी बात करेंगे, आपको अपडेट्स भी देंगे। बड़े लोगों के सवाल होते हैं कि भाई ये वाला इंजेक्शन सेफ़ है, वो वाला इंजेक्शन लगता है, क्या वो लगाना चाहिए। ये सारी बातचीत और ये सारी डिस्कशंस होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में आज क्या बन रहा है? किचन में आज ज़बरदस्त किस्म के जो है मंचूरियन मीट बॉल्स बन रहे हैं, साथ में गार्लिक स्पेगेटी बन रही है। उसके साथ जो है हम बेसिकली चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल आप कह लें कि इसका हम एक फ्यूजन करने जा रहे हैं आज। और फ्यूजन है कि कन्फ्यूजन है ये तो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले जो है जुगन आपी को हमने काम पे लगा दिया है, साथ साथ वो काम करती जाएंगी, मैं उनको सिर्फ बताती जाऊंगी। अच्छा जी, गार्लिक को हम करेंगे सौते अच्छी तरीके से, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा कहते हैं कि बर्न्ड फ्लेवर हमने इसके अंदर, लेकिन बर्न्ड का मतलब अब ये नहीं कि आप बिल्कुल इसको जला दें, डार्क ब्राउन। यस, उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पैगेटी है उसके अंदर बड़ा ही अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो है आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी साइड पे ऑयल मैंने रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तो आप ये वेजिटेबल्स उसमें डाल के एक आध मिनट के लिए सिर्फ फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि आपकी बेसिकली जो वेजिटेबल्स हैं उसका कलर जो है वो जब आप उसको ग्रेवी में डालते हैं तो उसका कलर नहीं ख़राब होता। ये बड़ी अच्छी एक टिप है। अच्छा जी, उसके लिए जी मंचूरियन मीट बॉल्स के लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा तकरीबन 1 kg करीब, नमक हस्बे जायका जाएगा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, अंडे 1 से 2 अदद अकॉर्डिंग टू आपकी कितना पोर्शन है आपके कीमे का वो उसके अंदर जाएगा। डबल रोटी के 2 से 3 पीस जाएंगे, अदरक लहसुन पेस्ट इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच जाएंगे। स्पेगेटी के लिए हम लेंगे 200 ग्राम स्पेगेटी, तेल हस्ब ज़रूरत, लहसुन 2 खाने के चम्मच, मिक्स हर्ब्स 1 चाय का चम्मच, नमक हस्ब जायका। वेजिटेबल्स के लिए हमें चाहिए तकरीबन तेल 2 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, हरा प्याज गार्निश के लिए जाएगा। सॉस के लिए पानी 1 कप जाएगा, चिकन क्यूब 1 अदद जाएगी, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, केचप 1/4 कप जाएगी, चिली सॉस 1/4 कप जाएगा और लहसुन 1 खाने का चम्मच जाएगा। बहुत ही आसान और क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। कितनी देर मैंने करना है? बस हार्डली 1 से 2 मिनट। जस्ट एक इसका जो है टेक्सचर और कलर जो है जब हम ग्रेवी में डालें तो ख़राब ना हो। अच्छा जी, सबसे पहले आपने चिकन के कीमे को ले लेना है, अच्छी तरीके से आपने थाई का पीस लेना है ताकि आपका जो है मीट बॉल्स काफ़ी जूसी बने। जूसी बनने के साथ ही आपने अच्छी तरीके से उसको चॉप करना है कि वो बिल्कुल फाइनली चॉप हो जाए, पेस्ट फॉर्म में आ जाए। साथ में आपने इसके अंदर जो है 2 अदद ब्रेड, सिंपल ब्रेड ले लें या ब्रेड क्रम्स ऐड कर दें। अब इसके अंदर जाएगा गार्लिक हमारा ब्राउन हो गया। जी बिल्कुल, गार्लिक ब्राउन हो गया है। अब आप इसमें बेशक थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि इसकी कुकिंग जो है वो बंद हो जाए होना, बस ऐसे। और अब मैं इसके अंदर जो है मसाले ऐड कर देती हूँ। तो मसालों में मैं तब तक ये निकाल लूं? जी निकाल लें। अब इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी बिल्कुल ऐड करेंगे, जस्ट हमें फ्लेवर के लिए चाहिए। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, क्योंकि स्पेगेटी में भी सॉल्ट है तो आपने उस तरह से बैलेंस करना है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर, बड़ा अच्छा सा उसका फ्लेवर आता है गार्लिक पाउडर का भी। ये गार्लिक पाउडर चला गया। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। इस तरीके से जो है चिकन पाउडर हमने ऐड कर दिया है। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिक्स जी, आपकी सब्जियां भी आ गई। थैंक यू। ये किस में जाएंगी? ये जाएंगी हमारे मंचूरियन में बेसिकली। ठीक है। तो हम इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी जो है हमारी मिक्स हर्ब्स। अब आप इसी टाइम में बेशक आप ग्रीन अनियंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब हम अच्छी तरीके से स्पेगेटी इसके अंदर डालेंगे। नमक शमक डाल दिया? हाँ जी डाल दिया। आप एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा, वैसे मैंने डाल दिया। तो अच्छे तरीके से जो है आपने अब इसको टॉस करना है। टॉस करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है हल्का सा कुक करना है और आपने उसके बाद इसको उतार देना है।
ज़्यादा टाइम बेसिकली आपने इसको कुक नहीं करना ताकि आपकी स्पेगेटी जो है वो सॉफ्ट रहे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने मीट बॉल्स की साइड पे। तो इसमें जाएगा ब्लैक पेपर 2 टेस्ट, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 2 टेस्ट। आप अपने हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। नूडल्स उड़ती हुई जा रही हैं कभी इधर कभी उधर। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर से जो है आपके मीट बॉल्स का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और चिकन पाउडर के बजाय आप इसके अंदर जो है क्यूब जो है वो भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज़ का नोटिस करना है कि आपकी सारी चीज़ों के अंदर जो है वो सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो सॉसेज आएंगी उसमें भी सॉल्ट है, तो आपने सॉल्ट को बड़ा बैलेंस करके ऐड करना है। साथ में इसके अंदर हम 1 से 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे सोया सॉस के, और साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है कॉर्नफ्लावर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने इसी के अंदर ही जो है बेसिकली ब्रेड को कर दिया था बड़े अच्छे तरीके से जो है चॉप, और जैसे ही ब्रेड इसके अंदर फाइनली हो जाएगी तो आपने बस ये नोटिस करना है कि आपके जो मीट बॉल्स हैं अभी जब मैं बनाऊंगी तो उनकी कंसिस्टेंसी स्मूथ आनी चाहिए। जब आप मीट बॉल्स को रेडी करें तो उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। ये मीट बॉल्स बनाकर आप अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं तकरीबन लाइक 2 से 3 वीक के लिए। हल्का सा बेशक आप इनको, ताकि वो शेप अपनी मेंटेन करके रखें, तो बेशक एक दफ़ा ऑयल में डालें, हार्डली 1-8 मिनट के लिए कुक करें और निकाल लें। तकरीबन लाइक 20% रेडी करके आप उसको फ्रीज़ कर सकते हो, तो वो लॉन्ग टर्म चलेंगे आपके जो मीट बॉल्स। अच्छा, अब इसको क्या करूँ? बस इसको जो है जी इसमें स्प्रिंग अनियंस ऐड कर दें थोड़े से, नहीं हाफ बस, चलिए जी। और अब यहाँ पे जो है आप बेशक इसको आप हटा लें, और उस साइड पे अब हम सॉस रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, मैं बस चाह रही हूँ कि ये एक दफ़ा मिक्स हो जाए, क्योंकि आपको पता है स्पगेटी के अंदर चीज़ें मिक्स करना बड़ा अज़ाब होता है। जी बिल्कुल। तो ये ना हो ना कि एक जगह पे ही सारे स्प्रिंग अनियंस मिक्स हुए हुए हों। बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमारा जो है चिकन बिन्स वो हो गया रेडी। अच्छा, यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा जो है मीट की चॉइस आपकी अपनी सॉस है। किस में बनाना है हमने? सॉस ये मैंने पैन रखा है, इसमें बनाएंगे सॉस। इसमें आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगी, और साथ में ये जो गार्लिक है, मीट बॉल्स फ्राई होने। जी मीट बॉल्स मैं बस आपको बना के देने लगी हूँ मीट बॉल्स। अब ये गार्लिक को फ्राई करेंगी उसी तरीके से जैसे आपने स्पेगेटी के लिए किया है, उसी तरीके से आप इसको करेंगी। तो मीनवाइल जो है मैं आपको जो है वो मीट बॉल्स बना देती हूँ। अच्छा, मीट बॉल्स हम बनाएंगे बहुत छोटे साइज़ के, लाइक हाफ टी स्पून के करीब, इतने छोटे छोटे ही रखेंगे, तभी वो आपके जो है डिश में पड़े हुए प्रेजेंटेबल लगेंगे। अगर आप ज़्यादा बड़े रखेंगे तो वो लुक वाइज नहीं अच्छे लगेंगे, टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने बिल्कुल हाफ टी स्पून के ही मेजरमेंट के साथ जो है सारे वो अपने मीट बॉल्स जो है वो इस तरह से रेडी कर लेने। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है, इन पर कोई भी क्रैक नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज कि हमने जो है चिकन के कीमे को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो किया है, हल्का सा मैं बैलेंस किया है। नमक जो है हमारी पास्ता में डाल रही हूँ, मुझे ख्याल आया कि हमने वो चेक करना था। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके हाथ के साथ चिकन का कीमा चिपक रहा है तो उसके लिए आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश करें कि आप इसके अंदर जो है हाँ जी ऑयल का इस्तेमाल करें। तो ऑयल के इस्तेमाल से ये होगा कि एक तो आपके हाथ जो है जो बैटर है वो चिपकेगा नहीं, और एक और नीट थोड़ा सा जो है उसकी शक्ल और अच्छी सी निकल के आएगी। तो ये मैं इसी तरीके से हाफ टी स्पून के करीब। अच्छा, आपने जब इसको लहसुन डालना है? जी बिल्कुल, लहसुन डाल देना है। लहसुन को उसी तरीके से आप फ्राई करेंगी। फ्राई करने के बाद जैसे ही थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने वो जो फ्राइड वेजिटेबल्स हैं वो आप इसके अंदर ऐड करेंगी। ये चिली सॉस, केचप थोड़ी सी और उसमें भी पड़ी हुई है, वो सब आप डाल के इसको कंबाइन करेंगी, और साथ ही आप इसके अंदर चिकन स्टॉक वाला जो है हमने रेडी किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने जो है सॉल्ट को बड़ा ही बैलेंस करके जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो इतनी देर में जो है मीट बॉल्स हैं वो भी मैं साथ साथ जो है बनाती जाती हूँ, और साथ साथ हम उसको डाल देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेते हैं ताकि जब हम इसको डालें तो अच्छे से जो है कबाब वो रेडी हो जाए। बिल्कुल सही। हाँ जी। सो ये हम गार्लिक को टॉस, और जो जनाबी अब इसको जो है आप अब मैंने वैसे गार्लिक के साथ सर्व किया, आप चाहें तो इसको एग फ्राइड राइस या गार्लिक फ्राइड राइस के साथ दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं, ऑप्शनल है। थोड़ा चेंज आप, मैं चाह रही थी कि थोड़ा चेंज आ जाए ज़रा उसके अंदर रेसिपी के अंदर, तो मैंने इसलिए जो है इसके अंदर थोड़े से वो रखे थे, स्पेगेटी ऐड की थी। लेकिन अगर जिन लोगों को फॉर एग्जांपल स्पेगेटी पसंद नहीं है, लेकिन ये भी एक कंप्लीट मील है, इसके साथ आपको कोई साइड पे कोई राइस वगैरह की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको खाने तो आप ऑन साइड जो है गार्लिक राइस या एग फ्राइड राइस कुछ भी रेडी कर सकते हैं। तो ये जो थोड़े से बन गए हैं इसको जो है डाल देते हैं ताकि ये फ्राइंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। लाइए
मैंने हाथ वॉश कर लिए थे इसीलिए हाँ जी कि हम आराम से जो है वो ये डाल दें। जी। व्यूअर्स एक एक करके डालना है, साइड के साथ लगा के डालना है वरना टूट जाएंगे। बिल्कुल। वैसे तो आपने बड़े उनको प्रॉपर तरीके से बनाया है, सो डोंट थिंक देयर शुड बी एन इशू। अच्छा, अब ये हमारी वेजिटेबल्स डाल दी इसको हम। 1 आध मिनट हम कुक करेंगे और फिर आप बेशक इसके अंदर जो है ये सारी सॉसेस और सीजनिंग में हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सॉल्ट जाएगा इसमें थोड़ा इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा, रेड चिली क्रश जाएगी, शुगर जाएगी। चाइनीज़ रेसिपी में शुगर बहुत ज़रूरी है, आपने अपने उसको बैलेंस करने के लिए डालना होता है। सॉल्ट को कंटेंट को बैलेंस करने के लिए शुगर बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो बेशक इसके अंदर हनी भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी शुगर का जो कंटेंट है वो इसके अंदर जाएगा ही जाएगा ताकि जो है। अच्छा, शुगर से जुगना भी एक और चीज़ होती है, बड़ा अच्छा सा जो है आपके खाने के अंदर ग्लेस बहुत अच्छा आ जाता है। बिल्कुल सही। तो ये छोटी छोटी सी आपकी ट्रिक्स है। अच्छा, मैंने आपको एक और बोले थे कि ये जो अभी हम फ्राई कर रहे हैं आप इनको बेशक वो भी कर सकते हैं, थोड़े से जो है एयर फ्रायर भी कर सकते हैं और आप इनको बेक भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये वाला भी एक ऑप्शन आपके पास है, थोड़ा हेल्दियर साइड, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो आपने देखा होगा कि 2 से 3 टेबल स्पून से ज़्यादा जो है हमने वो उसमें ऐड नहीं किया, ऑयल नहीं ऐड किया। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप उसको ये भी कह सकते हैं थोड़ा हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप इसकी डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग नहीं करते मीट बॉल्स की, तो आप उनको एयर फ्रायर या बेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप बेशक इसके अंदर जो है ये सॉसेस डाल दें और साथ में हम इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड कर देती हूँ। उसके लिए हम इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर थोड़ा सा, साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा रेड चिली क्रश। अच्छा, स्पाइसी अब आपने अपने हिसाब से रखना है कि कितना आपको स्पाइसी करना है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे क्योंकि स्टॉक में भी सॉल्ट होगा। साथ में अब इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर और केचप भी। जी, केचप भी, थोड़ा सा चिकन पाउडर जाएगा इसके अंदर। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक, बड़ा अच्छा सा, ये मुझे पसंद है पर्सनली तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि जो मंचूरियन होता है वो थोड़ा स्वीटर साइड पर होता है। हाँ, बट क्योंकि केचप ऑलरेडी है तो प्लीज़ बी केयरफुल। बिल्कुल। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस हम बहुत थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि मंचूरियन का कलर रेड होता है तो हमें थोड़ा सा कलर भी जो है वो देखने हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये चिकन स्टॉक जो हमने बनाई है। आप कोई भी क्यूब ले लें और उसके साथ इसकी स्टॉक बना लें, फ्रेश बना ले तो बेस्ट है। एग्जैक्टली, जो हमारा एक ही मशवरा होता है बार बार। बिल्कुल। और अब इसको थोड़ी देर कुक करेंगे, फिर इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे और जो फ्राइड मीट बॉल्स हो रहे हैं वो इसमें डालेंगे। एक सेट करेंगे, एक लेयर नीचे नूडल्स की सेट करेंगे और उसके ऊपर जो है हम अपने मीट बॉल्स मंचूरियन कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो बस जैसे जुगन अभी इसको थोड़ी हल्की आंच पे करी, तो आपने भी इसी तरीके से उसको दरमियानी मीडियम टू लो हीट पे आपने इसको करना है, ताकि जो है आपकी मीट बॉल्स अच्छी तरीके से अंदर से कुक हो जाए। बेसिकली तो चिकन का कीमा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी है कि हमें 100% जो है अंदर से कुक चाहिए, इसके अंदर ही 100% हम कुक करेंगे और फिर हम अपनी सॉस में उसको ऐड करेंगे। और बेसिकली आपका फिर खाना रेडी है। जी बिल्कुल रेडी है, आपको मजीद फिर वो मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Exactly. अगर आप अपने पास्ता को बॉईल कर लेते हैं और मीट बॉल्स पहले से बना के रख लेते हैं, बिल्कुल, तो जुगन अभी बिल्कुल भी कोई काम नहीं है फिर तो। मतलब आप ये है कि आपके घर गेस्ट आए तो राइट अवे ही आपने इसको जो है वो बनाना है। देखिए, चाइनीज़ कुजीन वैसे भी ऐसी होती है कि आपको जो है जल्दी जल्दी जो है वो करना होता है, मतलब हाई फ्लेम कुकिंग होती है ये। बिल्कुल। तो हाई फ्लेम कुकिंग के अंदर जो है आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों को पकाना नहीं होता। अब जैसे ये ग्रेवी है ऑलमोस्ट हमारी रेडी है, हम इसको और ज़्यादा और बाय द वे आपको इसको गाढ़ा करने की भी ज़रूरत हाँ जी बिल्कुल, आप बेशक इसको फ्लेम को ऑफ कर दें, वहाँ पे मीट बॉल्स रेडी हो जाएंगे, तो फिर हम एक साथ ही डालकर 1 से 2 मिनट का टॉस देंगे और हमारे जो है वो मंचूरियन मीट बॉल्स रेडी हो जाएंगे। और गार्लिक स्पेगेटी ऑलरेडी हमने रेडी करके रख दी है। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो देखें हमने थोड़े से टाइम में जो है प्रेजेंटेशन की बात एग्जैक्टली। और पास्ता भी वो अपना स्पेगेटी भी तैयार है, सब चीज़ें आप मिक्स करके, बल्कि ये रेडी होंगे तो डायरेक्ट इसमें डाल दूँ ना। ये रेडी होंगे जो मीट बॉल्स वो आप डाल दीजिएगा। हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम स्पेगेटी का नीचे एक बेड रेडी करेंगे और उसके ऊपर हम थोड़े से जो है अपने जो मंचूरियन मीट बॉल्स हैं वो डाल देंगे। मैं 2 तरह से आपको सर्विंग करके दिखाऊंगी, फुल डिश सर्विंग भी और 1 सर्विंग, दोनों मैं सर्विंग करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। जब भी आपके घर गेस्ट आए, अगर आपने 1 सर्विंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पूरा प्लेटर रेडी करना है तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। ये वाले रेडी है? जी बिल्कुल रेडी है, निकाल के आप बेशक डायरेक्टली इसी में डायरेक्टली हमने इसमें
तो बस ये थोड़ा सा जो है मीट बॉल्स का काम है, अदर देन तो सारी रेसिपी जो है वो बड़ी ही क्विक है। तो देखिए क्योंकि चिकन आप obviously मैंने आगे बेसिकली पीछे टाइम वाइज डाले थे ना, तो आई डोंट वांट टू पुट जी वो वाले जो अभी रेडी नहीं है। और चिकन थाई इसलिए लेने का मैंने आपको बोला है कि उससे सॉफ्ट बनेंगे और काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट जूसी और टेंडर आपके जो है वो ये मीट बॉल्स रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा And सा बहुत ज़्यादा इनको कुकिंग की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। होती, बिकॉज रिमेंबर चिकन कुक्स वेरी क्विकली, और ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा कि व्हाट डिड यू थिंक। बिल्कुल। और जुगन आप मीट की चॉइस इसमें आप फिश भी कर सकते हैं फिश और बॉल्स भी बना प्रॉन्स सकते भी हैं। कर सकते हैं। फिश बॉल्स भी बना सकते बिल्कुल, फिश बॉल्स भी बना सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जो है इसको चिकन के साथ ही बनाएं, आप इसको जो है फिश या प्रॉन्स के साथ या श्रिम्प्स के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ना, बातें करते करते व्यूअर्स एवरीथिंग इज़ रेडी। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इम्यूनाइजेशन यानी कि हिफाजती टीके, हिफाजती कतरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आज भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो लगाते नहीं हैं टीके बच्चों को, या भूल जाते हैं, या मिस हो जाते हैं। तो अगर ऐसा भी हो तो क्या करना चाहिए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्रोग्राम के आगाज़ से व्यूअर्स बात कर रही थी मैं आपसे इम्यूनाइजेशन की। जब हमने डिसीजन मेकिंग की बात की, ज़िंदगी में किस किस्म के कि हमें जल्दी फ़ैसले लेने चाहिए, सोच समझ के लेने चाहिए, तो एक फ़ैसला जो पेरेंट्स अक्सर ले लेते हैं, बाहर के मुल्क में तो ये ज़्यादा देखा जा रहा था एक वन पॉइंट, यहाँ पे भी, कि फास्ती टीकों के खैर रहने देते हैं या मिस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं। लेकिन व्यूअर्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हिफाजती टीकों का एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोग्राम है जो पूरे पाकिस्तान में है। और आज स्पेसिफिकली पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है। मतलब जो आपको यहाँ पे हिफाजती टीके, कतरे और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इस लेवल के फ्री टीके और इम्यूनाइजेशन की जाती है। लेकिन उसके बावजूद जब बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगाए जाते तो जेन्युइनली दुख होता है। हमारे साथ हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज EPI पंजाब, डॉक्टर समरा खुरम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, शुरू में ही ना आपकी दुखती रग पे मुझे लग रहा है मैंने उंगली रख दी ना। नहीं, आपने बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और हमारे मुल्क के बच्चों के लिए, ताकि हम उनको एक महफूज मुस्तकबिल दे सकें और बीमारियों के ख़िलाफ़ उनको वैक्सीन के ज़रिए उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा की जाए, ताकि उनको कोई जो मौलिक किस्म की बीमारियां उनको नुकसान ना पहुंचा सकें। और मैडम, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी, ये आलमी सतह पे मनाया जाता है, जो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। इस तरह पाकिस्तान में भी किया जा रहा है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को आगाही दें कि फांसी टीका जात की क्या अहमियत है और हमें अपने बच्चों को क्यों लगवाने चाहिए। तो आप ही बता दें डॉक्टर साहब, हिफाजती टीकों की और कतरों की कुछ देखिए व्यूअर्स। बाकी ममालिक में अगर पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा रहे तो इसलिए नहीं पिलाए जा रहे क्योंकि वहाँ पर पोलियो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी पोलियो ख़त्म नहीं हुआ, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं और अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते। और कुछ ऐसे एरियाज़ है स्पेसिफिकली जहाँ पे लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स, अगर एक बच्चा भी पोलियो के कतरे नहीं लेगा और उसके सिस्टम में पोलियो के जरासीम या पोलियो की वायरस है, तो उस एक बच्चे की वजह से पूरे मुल्क का जो है वो जो है मामला ख़राब हो जाता है। जी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा अगर नहीं पिएगा तो वो अनवैक्सीनेटेड और अनकवर्ड रहेगा। डॉक्टर साहब, कोविड भी तो एक ही बंदे को हुआ था ना, और उससे फिर होते होते हो गया, क्योंकि ये जो पोलियो की आपने बात की है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ही मुल्क रह गए जिनमें एरेडिकेट नहीं कर सके। पंजाब में काफ़ी बेहतर हालात हैं, लेकिन अभी भी कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे लोग कतरे नहीं पिलाते और समझते हैं कि शायद इसमें कोई फैमिली प्लानिंग के कोई बीच में चीज़ डली हुई है या कुछ है। तो हमें इसी वीक के थ्रू उनके कंसर्न भी दूर करने कि अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। और हमारी जब टीमें जाती हैं, घर घर में जाती हैं और कतरे पिलाने के लिए जाती हैं, तो लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो छुपाएं नहीं,
किसी भी किस्म की मालूमात जो है उनके साथ सारी मालूमात शेयर करें। और ये कोई गेस्ट बच्चा आया हुआ है, जैसे कोई मेहमान आया हुआ है या कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, डॉक्टर उसको साहब छुपाएं नहीं। मेरी बेटी को कुछ अरसा पहले स्कूल में पोलियो के कतरे पिलाए गए, उसके कोई हफ्ते के बाद घर पे भी टीम आ गई जी। अब उसके निशान नहीं लगा हुआ था बच्ची के, वो निशान आपको पता है उतर जाता है। तो जब वो आए तो मैंने उनको कहा कि आप पिला, मैंने कहा वैसे स्कूल में इसको पिला दी, उन्होंने कहा मैडम हमें अपना काम करना है। मैंने कहा बहन आप पिलाए, पोलियो के कतरे आप 10 दफ़ा भी पिला दें एक ही महीने के अंदर, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट? कोई साइड इफेक्ट नहीं। और वो क्योंकि रूटीन का स्केड्यूल चल रहा होता है जो बर्थ से लेकर 18 माह तक का होता है, उसमें भी पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं और कैंपेन के थ्रू भी पिलाए जाते हैं। और 5 साल की उम्र तक आपने, राइट डॉक्टर साहबा? जी जी, 5 साल के बच्चे जितने भी हैं उनको आपने कवर करना होता अब नूर बानो 4.5 साल की माशाल्लाह हो गई है, उसकी अक्टूबर की पैदाइश है। जब तक वो 5 साल की नहीं होएगी, मुझे जितनी दफ़ा, देखिए व्यूअर्स, मैं कभी भी आपको वो बात नहीं कहूँगी जो मैं खुद अपने ज़ात या अपने बच्चों के ऊपर नहीं करने के लिए रेडी। और सिंपल सी चीज़ है, मेरे अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कनाडा में रहते हैं जिन्होंने इनकार कर दिया अपने बच्चों को इम्यूलाइज करने से, मीज़ल्स के और कुछ 1-2 और इंजेक्शन होते हैं, उन्होंने कहा हमने नहीं अपने बच्चों को लगाने। डॉक्टर साहब इसका क्या नुकसान होता है, जो खुद फैसला करते हैं कि जी हमने ये नहीं कराने, इसके साइड इफेक्ट होंगे? उसका ये कि हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई रिफ्यूज़ल होता है, जब हम उसको साथ बातचीत करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं विद लॉजिक्स और रीजनिंग के साथ कि ये क्यों ज़रूरी है, और अगर आपका बच्चा गैर महफूज होगा, इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होगी, और जब भी कभी वो ऐसी किसी जगह पे ट्रैवल करेगा जहाँ पे कोई मीज़ल्स के बच्चे होंगे या कोई और होगा, तो ये कैच कर लेगा वो इन्फेक्शन। लेकिन अगर इसको वैक्सीन लगी हुई होगी तो इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त और पूरा एक इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ होगा, जिससे ये महफूज रहेगा। अगर वो कि ऐसी जगह पे सफ़र करता है या किसी ऐसी जगह जाता है जहाँ पे उसका एक्सपोजर होता है, तो इस जब ये बात करते हैं और फिर ये जब उनको बताते हैं कि खुदा ना खासा अगर इसको नहीं किसी भी जगह से कैच कर लिया, तो अगर इसको इतनी मौलिक बीमारी होगी जो करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं सही हो सकती और उसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर लोग मान जाते हैं। हमें बातचीत ज़रा उनके साथ करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, तो अक्सर पंजाब के सिनेरियो में लोग फिर कन्विंस हो जाते हैं। और बात यह है कि व्यूअर्स देखें, एक चीज़ जो मैंने भी रियलाइज़ किया है, अगर कोई बंदा कनाडा में बैठे कोई 2-4 रिफ्यूज़ कर देते हैं टीके, उनको इसलिए इतना नुकसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे बीमारियाँ और एक्सपोजर बहुत कम है, वहाँ पे बहुत एहतियात बरती जाती है। और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने बचपन में जिनके ये मिस हुए हुए होते हैं, उनको फिर बाद में लगाने पड़ते हैं जब वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं या पाकिस्तान जैसे मुल्क आते हैं या कहीं और जाते हैं जहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा होता है। सो बेहतर नहीं है कि आप अपने बच्चे के, हर इंसान की एक बेस होती है, फाउंडेशन होती है, घर की फाउंडेशन होती है, आप बच्चों की फाउंडेशन इम्यूनाइजेशन से स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिल्कुल, जैसे बच्चा आता है वो पैदा होता है तो उसका एक्सपोजर होता है। इसके साथ वैक्सीन के अलावा हमें ये भी बताने की ज़रूरत है कि हमें सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, जब भी खाना खाने से पहले या टॉयलेट के आने से बाद जो है हाथ ज़रूर धोने चाहिए। इसके अलावा हमें ग़िज़ा जो है बैलेंस देनी चाहिए बच्चों को, ये भी बहुत ज़रूरी है। वॉश की चीज़ें, सैनिटेशन, सेव वाटर सप्लाई, साफ़ पानी पीने की हमें करनी चाहिए कि क्योंकि ये चीज़ें हैं छोटी छोटी लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और ख़ाली ये एक बीमारी से नहीं, बहुत सी बीमारियों से आपके जब आप हाथ धोएंगे तो बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। ये भी हमें वैक्सीन के साथ साथ ये वाला पैगाम भी हमें हमारी कम्युनिटी को देना चाहिए। बिकॉज व्यूअर्स वही वाली बात है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। जैसे कि कुछ दिन पहले आपके साथ ये शेयर किया कि देखिए टाइफॉइड का जो इंजेक्शन होता है वो आप लगवा लेते हैं, वो आपको 2 साल तक कवर करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टाइफॉइड होगा ही नहीं, वो आपको उससे, उसकी शिद्दत से और खुदा न खास्ता मौत से बचाएगा। बिल्कुल। देखिए अगर बहुत ज़्यादा टाइफॉइड किसी जगह पे फैला हुआ है और लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, काफ़ी लोग जिनको ऑलरेडी टीका लगा होगा उनको होगा ही नहीं, किसी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़रा कमज़ोर होगी बट उनको टीका लगा हुआ होगा तो बच बचा हो जाएगा। मुझे आज भी याद है मेरे बेटे हमज़ा को टाइफॉइड हुआ था जब मैं अपने बेटे हसन को एक्सपेक्ट करी थी, 6 मंथ्स के मैं प्रेग्नेंट थी, और मुझे याद है कि उस वक्त हमज़ा को जब टाइफॉइड हुआ तो मेरी जान निकल गई। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको तो लगा था 1.5 साल पहले टाइफॉइड का इंजेक्शन। आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर लगा हो तो फिर माइनर होता है, अगर माइनर बिल्कुल हल्का फुल्का होगा वो ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा उस वक्त, ये कुछ 10 साल पुरानी बात है, मैं आपको 10 साल कह रही हूँ, 8 साल पुरानी बात है,
आपको पता है कि उस वक्त कुछ बच्चों की डेथ भी हुई क्योंकि वो इतना बुरी वेव आई थी टाइफॉइड की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा की तबीयत ख़राब हुई, उसको एंटीबायोटिक की ड्रिप ज़रूर लगी, लेकिन वो बड़े प्रॉपर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे इतनी अक्ल थी कि ये जो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से बाहर भी चीज़ है, मैंने फिर भी उसका इंतखाब किया। उसके बाद मजाल है कि कभी फ्लू शॉट मिस किया हो या कभी हमने टाइफॉइड के इंजेक्शन ना लगाए हो। बात यह है कि व्यूअर्स जितना कर सकते हैं उतना तो करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे मैडम, जब वापस आएंगे तो आपसे जानूंगी कि ये हिफाजती टीकों और इम्यूनाइजेशन का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है, माँ बाप को किन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाके ये लगाए जा सकते हैं और आपको इनकी सहूलत हो सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर समरा खुरम हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज EPI एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन पंजाब से। जी डॉक्टर साहिबा, अभी जो ब्रेक में आप मुझे कह रही थी, मैं ज़रा व्यूअर्स को बताती हूँ। मैंने डॉक्टर साहिबा को बताया मेरी तबीयत ख़राब है, आप लोगों के साथ भी व्यूअर्स शेयर किया था। ऑब्वियसली डॉक्टर साहिबा डेली का प्रोग्राम होता है, जो भी हैपनिंग होती है लाइफ में बंदा शेयर करता है, और शुरू में मैंने उसी बात से की जो आपने मुझे कहा कि जुगन बड़ा वायरल फैला हुआ है और बहुत लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं। और आपने मुझे क्या पूछा कि तुमने कौन सा शॉट लगाया था? हाँ, वैक्सीन का, फ्लू का आपने कोई वैक्सीन लगवाई थी या नहीं लगाई थी? यही वाली बात कि व्यूअर्स देखें, डॉक्टर साहिबा की ये फील्ड है, ये एरिया है। उन्होंने मुझसे पूछा फ्लू वैक्सीन लगाई थी, मैंने कहा जी डॉक्टर साहिबा हर साल लगवाती हूँ। उसी तरह जिस तरह टाइफॉइड का इंजेक्शन बच्चों को तो लगवाते हैं, टाइफॉइड कॉलर का खुद भी लगवाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहिबा जिस बंदे की बहुत मूवमेंट है, जिसने अपने कोई भी बंदा जिसने अपने घर के अलावा कहीं और खाना पीना है उसे एहतियात करनी चाहिए। हमारे नलके से जो पानी आता है वो इतना गंदा होता है कि हम जब दांत भी ब्रश करते हैं, मुझे बताएं कितने लोग मिनरल वाटर या उबले पानी से दांत ब्रश करते हैं? हाँ, बहुत सब कोई भी नहीं करता, मोस्टली नहीं नहीं करते। आप डॉक्टर हजरात ख्याल करते हैं, लेकिन हम जैसे तो नहीं करते, तो कॉन्स्टेंटली आपका एक्सपोजर हो रहा होता है ऐसे। लेकिन ये तो आगे की चीजें हैं ना जो एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा फनकारी हैं। बिल्कुल। जो मेन इवेंट है जरा उनके बारे में हमें बताएं। जी, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट ने स्केड्यूल बनाया हुआ है, वो बर्थ डोज से लेकर 18 माह तक के बच्चों को वैक्सीन फ्राहम की जाती है, और इसमें हम जो 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ हम वैक्सीन फ्राहम करते हैं, जो बर्थ से स्टार्ट होकर 18 माह तक पूरा होता है स्केड्यूल। बिल्कुल सही। तो इसमें हमारा जो पंजाब में वो किस तरह फ्राहमी देते हैं, एक हमारे मराकज़ सेहत हैं जो सरकारी हस्पताल हैं, जैसे वहाँ पे फिक्स साइट होती है, वहाँ पे स्टाफ हर वक्त मौजूद होता है 24/7। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे और लिखेंगे कि नियर बाई EPI सेंटर कहाँ है, तो आपको नेविगेशन भी शो कर देती है कि आपके करीब तरीन का EPI सेंटर इस जगह पे तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट हम करते हैं कि आउटरीच के थ्रू, उसमें हमारा वैक्सीनेटर जो है उसका मंथली टूर प्लान बनता है, और जो उसका कैचमेंट पॉपुलेशन है उसको उसने पूरा डे बाय डे उसको एंटर किया होता है। उससे पहले वहाँ पे वो मास्क अनाउंसमेंट भी कराता है, अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके थ्रू भी कम्युनिटी को, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरा अगले दिन यहाँ पे प्लान है। तो लोग उसके पास आते हैं, वहाँ किट स्टेशन लगाता है, जो हमारी अपनी जो लोग हैं उनके घरों के अंदर वो बैठ के लोगों को सोशल मोबिलाइजेशन के थ्रू वहाँ पे आते हैं और वो वैक्सीन फ्राहमी करता है वहाँ पे बैठ के। और इसी तरह हमारे मराकज़ सेहत पे भी अमला जो है हर वक्त मुझसे बैठा होता है और वो फ्राहमी को यकीनी बनाता है। इसमें लोगों से जो हमें, जहाँ पे हमें इशू आता है या जो उनकी हेल्प चाहिए, इसीलिए क्योंकि अभी तक लोग इसको अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते कि माँ बाप को इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए कि हमारे बच्चे का पहला हक़ है सेहत का, और उसका हक़ है कि उसको ख़ुद से एफ़र्ट करें वालिदैन, ताकि उसकी जब ड्यू डेट हो वैक्सीन की, अगर उन्होंने आज एक हिफाजती टीका लगवाया है तो उसके नेक्स्ट मंथ आज की डेट में वो खुद लेके जाएं मरकज़ सेहत पे। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम उनके दरवाजे खटखटाएं। एक वक्त होता था जो हर चीज़ इंसान डायरी में लिखता था। हमजा जब छोटा था तो हर चीज़ मुझे डायरी में लिखनी पड़ती थी। वो अब माशाल्लाह 19 साल का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसका कोई एक टीका नहीं मिस हुआ, अल्लाह का करम है। दूसरी बात, आजकल हर बंदे के पास ये डिवाइस है, ठीक है, चाहे महंगा फ़ोन हो सस्ता हो, लेकिन उसके अंदर ये बड़े मज़े की चीज़ होती है जो होता है कैलेंडर। अब आप इस कैलेंडर के अंदर अगर डाल देते हैं तो वो
आप जब अपना डेटा दूसरे फ़ोन में भी डालेंगे तो वो उसके अंदर आ जाएगी रिमाइंडर्स चीज़। दे देगा और आपको वो रिमाइंडर दे देगा कि जी आपके अब बच्चे का आपने जब लेके जाना है बच्चे को, उससे 2 दिन पहले का रिमाइंडर डालें और एक रिमाइंडर उस दिन का डालें जब टीका लगाना है। 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूअर्स, लेकिन करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। क्योंकि देखें एक चीज़ वो कहते हैं ना, बीच रास्ते नहीं छोड़ते, ऐसे ही, ताकि आप आपके बच्चे के लिए और उसको महफूज उसको मुस्तकबिल देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको टाइमली जो है उसको वैक्सीनेशन कराएं और ख़ुद से ज़िम्मेदारी लें। अभी तक हमें मतलब सरकारी तौर पे टीमों को पीछे भेजना पड़ता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, कभी वो घर पे मौजूद होते हैं कभी नहीं होते। और अगर होम भी मौजूद तो मूड पे डिपेंड करता है। मूड ठीक हुआ तो बच्चे का करा दिया, हाँ। ना हुआ तो इतने औखे हो जाते हैं कि मैंने व्यूअर्स एक्चुअली फुटेज देखी हुई है कि लोग कितनी कितनी बदतमीजियां करते हैं। और मुझे हैरानगी होती है कि ये लोग गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सुख हो, दुख हो, निकलते हैं हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए, हम ही उनके साथ औखे हो जाते हैं। समझ नहीं आती इस बात की। उनसे यही हमारी दरख्वास्त है कि उनसे तावन करें। वो आपके घरों की दहलीज़ के पास आके आपको हेल्थ सर्विसेज देते हैं, तो उनके साथ जितना तावन करेंगे, हमें अपने बच्चे के लिए, आपके अपने बच्चे की आपकी ज़िम्मेदारी है और आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए ख़ुद से कोशिश करें कि उनकी ड्यू डेट पे उनको वैक्सीन का कोर्स पूरा कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ऊपर से कौन से टीके हैं जो लगवाने चाहिए? एक तो देखिए गवर्नमेंट ने तो बहुत अमेजिंग इक़दाम है, मैं वही कह रही हूँ ना कि दुनिया में आपको कोई कहीं पे इस लेवल का एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन नहीं लगेगा। ज़्यादातर ये होता है आप हॉस्पिटल आए, आपको टीके लगा दिए, जो पैदाइश पे हुए वो आपके उसी अस्पताल के बिल में कवर हो गए, फिर बाकी जो भी आपने करना है हर बार आके आपने पैसे देने हैं, आपको हर चीज़ मुफ्त की मिल रही है। ऑफ कोर्स साहिब हैसियत लोग अगर दूसरे कुछ लगवाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कहीं और से अपने, बट हिफाजती टीके और ये चीज़ें तो आपको मिल रहे हैं मुफ्त के। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा एहतियात के ज़ुमरे में आती है, मैडम वो भी बता दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप $1 खर्च करके आप $21 की बचत करते हैं। मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि इकनॉमिकली ये इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि आप वैक्सीन लगा के आप बाद में जो आपके अगर खुदा न खास्ता बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं, उसकी बचत हो जाती है और आप $1 के बदले $21 बचा रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमने 40% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वर्ल्ड वाइड रिड्यूस हुआ है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू। आपने अच्छा कहा कि हमारी 12 बीमारियां इस टाइम जो हैं वो शामिल हैं प्रोग्राम में, और एक्स्ट्रा जैसे फ्लू की है वो नहीं है हमारे प्रोग्राम में शामिल है। एडल्ट की हैं, क्योंकि हम 18 माह के बच्चे को डील करते हैं। जो एडल्ट की हैं, हेपेटाइटिस बी एडल्ट वैक्सीन लगवाई जा सकती है, मेनिंगोकोकल लगवाई जा सकती है, येलो फीवर है अगर आपने ट्रैवल करना है। निमोनिया का देखिए हमारे अब बच्चे और बुजुर्ग दोनों उनका एक्सपोजर निमोनिया, अब छोटे बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के हैं वो तो अगेन हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बहुत कवर हो जाती है, लेकिन 60-70 साल की उम्र से जो बड़े अफराद है, 65 आई थिंक 65 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके फेफड़े और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जनरली डाउन होनी शुरू हो जाती है, आप कितने भी सेहतमंद हो। तो उस एज ग्रुप को फ्लू शॉट और निमोनिया की वैक्सीन भी दोनों लगानी चाहिए, और ये नहीं कि दिसंबर में लगाएं, ये आपको सितंबर में जब सीज़न स्टार्ट होने वाला उससे पहले, एक्सपोजर से पहले फ़ायदा है, ताकि उसके अंदर जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए, और जब उसको एक्सपोजर हो तो उससे पहले क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो चुकी है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहबा, एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आज आप क्या मैसेज लेके आई हैं? ऑफ कोर्स वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है और इसकी मुनासबत से जो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पूरी दुनिया में चलता है, जहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है। हम तो व्यूअर्स घर बैठे हुए आप लोगों को आपके बच्चों को टीके और कतरे लगा भी देते हैं और पिला भी देते हैं। अब वही वाली बात है, घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते हैं, उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, तो अब अपना भी हिस्सा आप लोग डालें। जी मैडम। देखिए, इसमें पैगाम मेरा यही है कि हमारी क्योंकि आउटरीच में कवरेज ज़्यादा है, फिक्स साइट पे कम है, ये यही चीज़ शो करती है कि अभी तक हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का पूरी तरह एहसास नहीं हुआ है। और यही इस प्रोग्राम के थ्रू कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए अपने बच्चों का बेसिक जो उनका सेहत का हक़ है उसको देखते हुए अपने बच्चों के हिफाजती टीका जात की फराहमी को यकीनी बनाएं, हुकूमत के साथ ताउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मराकज़ सेहत पे ख़ुद बच्चों को ले जाके हिफाजती टीका जात लगवाएँ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का और आपकी इतनी डिटेल्ड और आसान अल्फाज में गाइडेंस का।
होता ये कि कभी कभी डॉक्टर्स इतनी मुश्किल बातें कहते हैं, देखने वाले को समझ ही नहीं आती। तो मुझे भी समझ आ गया है, होप हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, जान है तो जहान है। घर की नींव या फाउंडेशन कमज़ोर होगी, वो घर गिर जाएगा। उसी तरह अगर आप अपने बच्चों की एक फाउंडेशन और बेस नहीं बनाएंगे सेहत की, तो फिर आगे जाके आप भी रिग्रेट करेंगे और बच्चे आपके सफ़र करेंगे। सो बुरा डिसीजन लेने से बेहतर है कि बंदा एक पॉजिटिव और अच्छा डिसीजन ले। आज हम डिसीजन मेकिंग की बातें करते रहें प्रोग्राम के आगाज़ में भी। टेक गुड डिसीजंस एंड द राइट डिसीजंस, क्योंकि ये डिसीजन आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ले रहे होते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ यंग आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। थैंक यू। जी हाँ, ऐशवान हमारे साथ हैं, सिंगर एंड रैपर। बाकी के गेस्ट से मिलेंगे, लेकिन किचन में मीट बॉल्स मेरी तरफ घूर रहे हैं। मीट बॉल मेकर, बताइए कि क्या सिचुएशन है। बेसिकली मंचूरियन मीट बॉल्स विद गार्लिक स्पेगेटी जो है हमारा रेडी हो गया है। एज यूजुअल मैंने आपको बोला अब था ये फ्यूजन है कि कंफ्यूजन है, ये चख के पता चलेगा। जो मैंने ब्रेक में चख लिया और बहुत मजे के थे। चख लिया है आपने। खराब गले में भी मजे के थे, तो ठीक गले में पता नहीं किस तरह के लगेंगे लोगों को। बिल्कुल। और ये जो है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप इसके साथ बेशक जो है गार्लिक राइस या एग फ्राइड राइस वो भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। थैंक यू सो मच अनम। और ऐश तो हमारे साथ हैं ही, वापस ले आई हमें ब्रेक से बड़े ही सूदिंग और प्यारे से गाने के साथ। लेकिन इनके साथ जो पर्सनालिटी बैठी है, मेरे को आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम लोग साथ काम भी कर चुके हैं एक ड्रामे में, बल्कि एक नहीं वेरियस प्रोजेक्ट्स में हमारा टाकरा रहा, कभी साथ काम हुआ नहीं हुआ। सो एक बहुत ही, अगर मैं कहूँ कि बहुत ही इंटेंस और बहुत ही यंग एज पे मंजे हुए आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। हमजा मजीद खान, एक्टर एंड मॉडल। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। हर कुछ देर बाद तुम्हारा वैसे टाकरा हो जाता है, सोचते हो कि मैं किधर फंस गया हूँ ज़िंदगी में। बार बार आप ही कहीं ना कहीं से बरामद हो जाती है मुझे तंग करने के लिए। नहीं, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो भी आपके साथ ही था। हाँ, पहला प्रोजेक्ट, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरा फेस किया कौन सा ड्रामा के वाला? लिए, जो लगे आग हमने किया था एक साथ, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। ना करो, थिएटर तो कर रहे थे। थिएटर का था, बट ड्रामा इट वाज द फर्स्ट टाइम। ड्रामा के लिए फर्स्ट टाइम इट वाज यू, माय That was फर्स्ट the co-star। first ever acting project. यस, इट वाज द फर्स्ट एवर एक्टिंग प्रोजेक्ट। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो हमजा। बहुत शुक्रिया। वो देखे ना, साथ में आते साहब का चेहरा देखने वाला है। सैयद आतिफ हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स आप इनको रिकग्नाइज भी करते हैं। इज अ वेरी गुड एक्टर एंड एन इक्वली गुड कॉमेडियन। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अक्सर लोगों को ना, अगर वो कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी के डिब्बे में डाल देते हैं। ही इज़ नॉट जस्ट अ कॉमेडियन, चाहे सीरियस एक्टिंग की बात करें या कॉमेडी। और कॉमेडियन एक्टिंग के अंदर एक टोटली डिफरेंट कैटेगरी है। सो ये दोनों चीज़ें बड़ी महारत से करते हैं। सैयद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। आतिफ, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बड़ा मज़ेदार और अच्छा सा सेटअप है आपका। गाने से और मीट बॉल से आपने खुशामदीद कहा, थैंक यू सो मच। थोड़ा बहुत मीट बॉल्स का भी हमने दिल रखना था। जी, जाहिर बात है। मीट बॉल भी कभी इंसान थे, नहीं एक्चुअली मुर्गी थे। लेकिन इस पे हम किसी और दिन तबसरा करेंगे। इंशाल्लाह। आप मुझे आतिफ अपने करियर के आगाज़ और अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। आगाज़ सिंपल मुइन भाई मरहूम को देखना शुरू किया फ्रॉम चाइल्डहुड। दैन सोहेल अहमद साहब को बहुत ज़्यादा देखा, तो उन्हीं से ये चीज़ अडेप्ट हुई कि कॉमेडी भी करनी है, एक्टिंग भी करनी है, स्पेशली कैरेक्टर एक्टिंग। तो इन दोनों चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। और वो जो स्ट्रगल का फेस है, उसको जब एंजॉय करना शुरू किया तो उसमें से कॉमिक निकल आया। तो अब कितनी देर हो गई है? इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 10 years नाउ। 10 साल हो गए हैं, बिकॉज गए आई हैव सीन यू इन स्टफ एटलीस्ट द पास्ट 6-7 years। वो कभी कुछ वायरल हल्का फुल्का हो जाता तो उसमें मैं किसी रूप में नज़र आ जाता नहीं हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो हर वक्त वायरल इन्फेक्शंस हुई हुई होती हैं, तो वायरल से मैं घबराती ही हूँ। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बीमारी हो, तो आप कभी कभी वायरल हो जाते हैं। तो पहली एंट्री कब हुई इनटू द मीडिया और किस तरह? ख्वाब हर कोई देखता है, हर बंदा ख्वाब देखता है, हाँ जी। वो रियलिटी बड़े कम लोगों के लिए बनता है और कुछ लोग बड़ा टाइम लगा देते हैं फैसले लेने में। उनकी तरफ भी आएंगे। वो एक प्राइवेट चैनल पे एक्टिंग रियलिटी शो हुआ था। हाँ। तो उसमें पार्टिसिपेट किया था मोर देन लाइक 33,000 एंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। ओके ओके, याद आ गया। उसका ग्रैंड फिनाले विन किया था। जी जी। एक फिल्म भी मिल गई थी। हाँ। एक टेलीफिल्म भी मिल गई और थी। ऐसे आप मीडिया को हो गए कि फिर आप फिर सो होते ही चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू हमजा? चले, ये तो समझ आ गई कि लगे आग
इस मोहब्बत को जिसमें हम लोगों ने साथ काम किया प्रोजेक्ट में, वो आपका पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था, बट जर्नी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। जर्नी बेसिकली शुरू ऐसे हुई कि मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे दोस्त का एक और दोस्त था, ही वाज वर्किंग फॉर एक ब्रांड के लिए काम कर रहा था। तो उसने मुझे एक दिन रीच आउट किया, सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड था, और उसने मुझे बोला कि यार एक कमर्शियल है और तुम ये करोगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हमें लिटरली पीनट्स मिलते थे पर मंथ जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी। तो मैंने कहा कितने पैसे होंगे, तो वो जो अमाउंट थी ना वो मेरी 4 महीनों की सैलरी एक साथ मुझे दे रहे थे। लिटरली आप समझ लें कितने कम पैसे मिलते होंगे। तो मैं बिक गया। तो मैं बिक गया। मैं बिक गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या करना क्या, उसने कहा तुमने बस सिप लेना है और तुमने बस ऐसे स्माइल करके। मैंने कहा हाँ मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। अच्छा मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे वो किया। आप जहर पिला दे, मैं ये करने के लिए 4 महीने की तनख्वाह मिल रही है मुझे। मैं करके जो ऑफिस झूठ मूठ बोल के गया हूँ, मैंने पी लिया। वहाँ पे जो थे वो एक और ब्रांड था, टेलीकॉम ब्रांड के लिए कास्टिंग वो कर रहे थे, द डायरेक्टर। उन्होंने मुझे टेलीकॉम ब्रांड ऑफर किया, फिर उसके बाद कमर्शियल्स बैक टू बैक आना शुरू हो गए। तो वो मुझे एक लत लग गई उस चीज़ की, यार एक इजी मनी है। मैंने सोचा मैं क्यों जाऊं, इजी मनी तो बिल्कुल भी Easy नहीं money आता, नहीं मैं है। ऑनर मारूंगी तुम्हें। अच्छा इजी मनी उस सेंस में नहीं। इसके साथ मेरा बड़ा लाड है, मेरे छोटे भाइयों की तरह, और मेरे हमजा के साथ अपनी एक रिलेशनशिप है, पिछले दिनों एक एक्टिंग क्लास में भी हम साथ थे। बट इतना मैं आपको बता दूं कि ये इजी मनी मैं उस सेंस में बोलूंगा, रुला दिया था तुम्हें पिछले सेट पे उन लोगों ने, मैं बता दूं उन लोगों ने। मैं बताता हूँ इजी मनी इस सेंस से मैं बोलूंगा बिकॉज कॉर्पोरेट में आपको पता है कि आप 9 to 5 करोगे पूरा महीना, फिर आपको जो एक अमाउंट मिलेगी वो आप एक दिन में हाँ वो आप कर सकते हो। ये है कि आपको एक क्विक मनी, मतलब Quick आपने money, जैसे not easy, concept quick किया, money, I would एक say. परफॉर्मेंस की, एक्टिंग कर ली किसी प्रोजेक्ट के अंदर या थिएटर, तो आपको जल्दी मिल रहा है। क्विक मनी कह सकते हैं, इजी नहीं बोलेंगे उसको। यू आर राइट, क्विक मनी में बोलूंगा। क्विक मनी इजी, बिकॉज देखो वहाँ पे आपने 9 से 5 काम करना है, एक्स्ट्रा होगा तो फिर ओवर टाइम मिलेगा। Overtime होगा। ऐसे कोई ओवर टाइम नहीं होता। नहीं और वैसे भी 12 घंटे की शिफ्ट होती है, जो बाय द वे दुनिया में कहीं नहीं कहीं नहीं होती। 10 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं आपसे काम कराता पाकिस्तान के अलावा ऐसा ही है। एक्टिंग में। मैं भी कॉन्ट्रैक्ट में 10 घंटे ही लिखवाती हूँ, तो पता ना। हमजा ने एकदम से कहा आप निकल जाती है टाइम में। मैंने कहा हमजा क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट है लिखवा सकते हैं। मैंने कहा बेटा अल्लाह मियाँ ने अक्ल दिया, हाथ दिया, पेन ने, लिख दो, काटो, कहो जी मैं 12 घंटे नहीं करूँगा, मैं 10 घंटे करूँगा। आप दिन ज़्यादा ले लें ताकि आपका टाइम पूरा हो जाए, लेकिन जो बंदा 12 घंटे घंटा जाना घंटा आना, मतलब 14 घंटे इसी पे लगा हुआ है, सोएगा कब, खाएगा कब, वर्जिश कब करेगा, बंदे दा पुत्र कब बनेगा। ऐसा ही है। कुछ सीखो हमजा, कुछ लेकिन आपसे कौन पंगा ले सकता है? आप 8 घंटे लगवाएंगे, अगले 8 घंटे भी मानेंगे, आपसे कोई नहीं बहस करेगा उस पर। It's true, don't take पंगा। There's a reason why शुरू में मेरे करियर में मुझे लोग जग्गू दादा बुलाते थे कराची में। शुक्र है कि वो नाम आप जुगनापी में कन्वर्ट हो गया। जी मेरा बच्चा, जी आपकी क्या दास्तान है? मेरी ये दास्तान है कि मुझे बचपन से ही शौक था सिंगिंग का। ऐश अभी भी बचपन ही है। देखिए। एक तो मुझे इतनी हंसी आती है, छोटे छोटे से बच्चे आते हैं और कहते हैं बचपन से, एंड आई एम लाइक पुत्र अभी तो बचपन खत्म ही नहीं हुआ। तो कुछ अरसा पहले, नहीं या हम कह सकते हैं व्हेन आई वाज 13 और 14 इयर्स ओल्ड। अच्छा ओके दैट्स स्मॉल, ठीक है। तो तब मुझे शौक था बहुत, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक ऑडिशन के लिए मैं गई थी पाकिस्तान आइडल, इफ़ यू रिमेंबर। Yeah, of course. जियो पे स्टार्ट में बिल्कुल आता था, तो वहाँ पे मैं गई थी, आई गेट सिलेक्टेड। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस मिला कि यस आई कैन डू, बट मैं कंटिन्यू नहीं रख सकती थी क्योंकि मैं स्टडीज़ कर रही थी। वो अच्छी बात है। बट मैंने स्टडीज़ जब कंप्लीट की उसके बाद मैंने ना बाएं देखा ना दाएं देखा, आएं देखा ना ताएं देखा, बस मैंने कर लिया। मैंने बस अपने गाने रिलीज़ करना शुरू कर दिया। 4 साल किस डिसीजन में लगे? अच्छा, वो ये था कि मैंने क्विट कर दी थी मीडिया इंडस्ट्री। अच्छा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ब्रेक में व्यूअर्स गप लगा रहे थे क्योंकि ब्रेक में भी जो हो रहा था ना वो लगता है वो ऑन एयर ही हो रहा था। ब्रेक में मैं यही कह रही थी कि डिसीजन मेकिंग की जो हमने शुरू में व्यूअर्स बात की राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम ऑलमोस्ट एन आवर एंड हाफ अगो, के डिसीजंस लेना, उनको हैंडल करना, तो ऐश ने कहा मैंने 4 साल लिए थे एक डिसीजन लेने के लिए, तो मैं उसकी क्लैरिटी ले रही हूँ। यस, हाँ। तो वो डिसीजन ये था कि मुझे इसको करियर बनाना है या बस शौकिया तौर पे करके छोड़ देना है। तो बट मैंने 4 साल तक ब्रेक ली। मैं देखती थी सबको, यू नो, जिसको चार्म होता है, जिसको बहुत शौक होता है, पैशन होता है जिसका सिंगिंग, वो देख देख के फील करता है यार मुझे भी स्टेज पे जाना है, मुझे भी ये करना है, वो करना है। बट इट टुक मी 4 years टू डिसाइड कि मुझे करियर बनाना है या नहीं। रिग्रेट है, मैंने बहुत लेट कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हूँ आई एम हैप्पी। माशाल्लाह। ओके, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों से ये जानना है कि आप किस किस्म के हैं डिसीजन मेकिंग में, फास्ट, स्लो, मीडियम, किधर अपने आप को प्लेस करते हैं, एंड आजकल क्या हो रहा है जानना तो हम ये चाह रहे हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ सैयद आतिफ हैं, बेहतरीन एक्टर एंड कॉमेडियन। देन वी हैव हमजा मजीद खान विद अस, एन एक्टर एंड अ कमर्शियल मॉडल एंड अदरवाइज भी मॉडलिंग करते हैं। एंड देन ऐश नोहान जो सिंगर भी हैं और रैपर भी हैं। एनी जे टिकी पैक जे रैपिंग करती है, इस पर भी बात करेंगे किसी और दिन। लेकिन उससे पहले आतिफ आपसे जानना चाहूँगी कि डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने में आप कैसे हैं? अभी ब्रेक में आप बड़ी अच्छी बात करी थी अटकने के बारे में, कि हम अटक जाते हैं चीज़ों में या कुछ चीज़ें हमें खटकने लगती हैं। तो अगर कोई फ़ैसला लेना है और उसके बारे में कोई सिक्स सेंस से सिग्नल आ रहा है कि हाँ ये ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में बड़ा ना मशहूर हूँ कि आतिफ कश्तियाँ बहुत जल्दी जला देता है। मुझे लगा कि देन एंड देयर ये करना चाहिए, तो उसे कर लेते हैं। उसके बाद उसका नुकसान भी सारा मेरा और फ़ायदा भी सारा मेरा। आतिफ कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती है ना यार, जान के रही हूँ ज़िंदगी के अंदर, जिनमें बंदा मतलब इट्स नॉट जस्ट खटक रही है, बट कुछ चीज़ें आपकी वैल्यूज़, आपके मॉरल्स, आपके कोर के अगेंस्ट होती हैं। जैसे कि कोई अगर मेरी अम्मी या मेरे अब्बू या मेरे भाई बहन या मेरी औलाद या मेरे हस्बैंड के बारे में एक लाइन क्रॉस करेगा ना, गुस्ताखी में या उसमें, मेरे लिए वो बंदा, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड, उस पे माफ़ी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। शिफ्ट डिलीट है, राइट? तो उसमें मुझे कोई डिसीजन भी लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे दिमाग ने ऑलरेडी सदियों पहले डिसीजन ली हुई है। डिसीजन है वो, ठीक है। तो वो तो होता है। लेकिन जब फॉर एग्जांपल करियर में डिसीजन लेनी है या यू नो फॉर एग्जांपल घर बनाना है, कौन सी जगह, उन चीज़ों में कितने क्विक हो? उन चीज़ों में काफ़ी क्विक हूँ, बिकॉज तकरीबन 10-12 साल कराची में काम करने के बाद लाहौर आया, फर्स्ट टाइम ड्रामा किया। तो लाहौर में 1 महीने में डिसाइड कर लिया था कि लाइफ में कोई चांस मिला, आई विल स्विच टू लाहौर। सब लाहौर से कराची जा रहे हैं, लेकिन मैं लाहौर आने में लाहौर कभी नहीं छोड़ा। हमजा ने मुझसे 100 दफ़ा पूछा, जब हम लोग काम भी कर रहे थे, हमजा बार बार कहता था कराची क्यों नहीं रहती। मैं कहा पुत्र, अल्लाह ताला के हाथ में है रोज़ी रोटी, इज्जतें देने वाला और रोज़ी रोटी देने वाला वो है। बेशक। तो अगर मेरे किस्मत में है कुछ बनना, तो ठट्ठे खूह में बैठे हुए भी मैं कुछ कर जाऊंगी, तो मैं तो फिर भी लाहौर में हूँ। बिल्कुल, ये मेरा एक ईमान है। एंड द पॉइंट इज अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ काम और चल भी रहे हैं सिलसिले, और फिर लोग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं। अपने अंदर भी फेथ होना ज़रूरी होता है। हमजा, डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग 4 महीने की तनख्वाह एक दफ़ा में मिल गई तो फ़ौरन वो तो फ़ौरन फैसला ले लिया। पैसों के मामले में मैं फ़ौरन फैसले लेता हूँ। पैसों के मामले फ़ौरन फैसले लेता हूँ। लेकिन वैसे अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ मुझे लगती है कि थोड़ा आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, कैलकुलेटेड डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं तुम अगर कर रहे हो एक्टिंग और मॉडलिंग तो तुम कॉर्पोरेट क्यों नहीं छोड़ते अभी? तो मुझे वो चीज़ ना मैं कैलकुलेट दिमाग में कर रहा होता हूँ। पढ़े लिखे को चार्टर्ड अकाउंटेंट साडा मुंडा बना हो, तुसी घर बैठ जाओ। नहीं, तो वही लोग कहते हैं ना कि तुम ये छोड़ के तुम फुल टाइम क्यों नहीं करते इसको। तो अगर मैं सोचता भी हूँ यार, अगर मैं फुल टाइम इसको करूँ, फिर डिसीजन मेकिंग मेरी थोड़ी बहुत लैक करती है इस चीज़ के अंदर कि मैं करूँ ना करूँ, कि करना चाहिए छोड़ के फुल टाइम, बिकॉज आपको पता है हवाई रोजी है आज है। मेरा एक सवाल है हमजा, जहाँ पे काम कर रहे हो वो अंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव है, वेरी सपोर्टिव। तो मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। ये वाहिद टाइम है कि दोनों कश्तियों में सवार होने की आपको मार्जिन मिल रही है। मुझे तो मिल रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जॉब है, मेरी रोजी रोटी है पीटीवी, मेरा मॉर्निंग शो है, लेकिन एक्टिंग करती हूँ क्योंकि मेरा चैनल मुझे सपोर्ट करता है। मेरा चैनल मुझे बहुत प्यार हो। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज फ्यू चैनल जो कहता है जाओ करो अपने एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स, हमारे साथ होस्टिंग के लिए हो ना, करो, काम नहीं सफर होना चाहिए, बाकी मैनेज करो, रिकॉर्डिंग करो। आप वो मैनेज करती थी, आप इस्लामाबाद जब ट्रैवल करती थी कितना फ्रीक्वेंटली वहाँ पे? थैंक्स टू पीटीवी। देखिए, अगर काम साथ करने वाले लोग सपोर्टिव है तो मसला क्या है? बिल्कुल। लेकिन फिर भी आई फील है कि थोड़ा बहुत ना आपको एक पॉइंट के बाद डिसीजन लेना पड़ता है कि आपने क्या करना है, आर या पार। क्योंकि देखिए वो सपोर्ट मुझे एक हद तक करेंगे, जब उनका भी पता चलेगा उनका वर्क इफेक्टिव हो रहा है, देन दे विल आल्सो से कि यार डिसाइड कर लो ये या ये। दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर नाउ, दे आर वेरी सपोर्टिव, बट देन अगेन आई फील है कि मुझे कोई उंगली पकड़ाए तो मां नहीं पकड़ लेनी चाहिए। सही कह रहे हो, बिल्कुल। और ये आपके एंड पे एक लिहाज और रिस्पेक्ट वाली चीज़ है। बट द फैक्ट इज व्यूअर्स, पूरी दुनिया में क्रिएटिव आर्ट्स में आपको डाला जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर से। आई रिमेंबर मैंने जो पहली अपनी एक्टिंग क्लास की थी कनाडा में, वहाँ पे मुझे अपनी, अब जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है रॉक्साना, रॉक्सी मुझे वहाँ पे मिली। वो बिल्कुल टेक की दुनिया के कॉर्पोरेट कल्चर की एक खातून, मैं प्योर एक्टर मीडिया में करने वाला बंदा। हम जब कनाडा में साथ क्लास करे तो उससे मुलाकात हुई तो पता चला कि ये इनके ऑफिस की डिमांड थी कि सब ने कोई ना कोई कोर्स, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, सिंगिंग है, ये है, उसको, उनको एक्टिंग में था, वो एक्टिंग में उन्होंने एक कोर्स किया पूरा, और फिर वो जा लेके गई और दिखाया सर्टिफिकेशन के, जी मैंने ये 6 वीक्स का कोर्स कर लिया। उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके दिमाग को खोलती है, आपको बेहतर परफॉर्मर बनाती है, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल।
आपकी क्या कहानी है बेटा, आप कैसे डिसीजंस लेते हो? डिसीजंस पहले मैं बहुत टाइम लेती थी डिसीजंस लेने में, क्योंकि यू नो एक प्रेशर होता है आपके सर पे कि नहीं अगर ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, ये कर दिया तो वो क्या होगा, मैं बहुत सोचती थी। बट अब मैं अपने डिसीजंस लेने में टाइम ज़्यादा नहीं लगाती और जो मुझे लगता है मेरे लिए बेस्ट है और मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ और मैं अपने डिसीजंस ले लेती हूँ। बिल्कुल सही, वही है रोज़ी देने वाला और जी वही उसने है, कौन कहना है। वही देने वाला। आतिफ, आजकल हो क्या रहा है काम में? कोई प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में एक्साइटेड हो, जो अपकमिंग हैं, जिनके ऊपर वर्किंग हो रही है, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अपकमिंग एक वेब सीरीज़ है, उसके लिए थोड़ा सा फ़ैट को मसल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और एक प्राइवेट चैनल पे कॉमेडी शो है वो मिला है। तो एज़ अ उर्दू स्पीकिंग मैं पंजाबी कॉमेडियंस के साथ वो जो फ्यूजन हो रही है, तो मतलब हम उर्दू में तमहीद बांध के जो क्रैक करते हैं, पंजाबी में बड़ा इंस्टेंट होता है। तो वो वाली जो बैंटर हो रही है वो एक लर्निंग ही है, तो वहाँ तकरीबन रोज़ाना ही सीखने को मिलता है। और बाकी डिजिटल पे देखें अभी जो ख़बरें आपके सामने, तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ बहुत जल्द करना है, क्योंकि कॉमिक वे में और सटायर वे में अपना ओपिनियन हमेशा देना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि हालात सबके सामने ही होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पे आप चुप करके बैठ जाएं। अगर आपको आ रहा है कंटेंट, दैट इज़ वाई सोशल मीडिया इज़ हियर, और आपका है ओपिनियन तो आप आई फील दैट बड़ी अच्छी बात है कि प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन आतिफ इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर है, माइंडफुल होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक आपका करियर है एज एन आर्टिस्ट और एक आपका ओपिनियन एज अ पर्सन। इतना भी ओपिनियनेटेड बंदे को नहीं होना चाहिए कि फिर आपको काम मिलना रुक जाए। ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ कॉमिक एंड मिमिक स्टाइल में ही प्रेजेंट करना है, वो ऐसा डिसीजन। हाँ, वो जो लोग बैठ के आजकल बहुत तकरीरें दे रहे हैं ना, नहीं, तकरीर ये करो वैसे करो और तुम्हें शर्म नहीं आने, तो बोले मैं देख रही थी, मैं कहती हूँ यार ये मैंने घर पे भी तेरी बेइज्जती नहीं होती अम्मा अब्बा बाकियों से, जो अब हम सोशल मीडिया भी लगा के सोशल मीडिया वालों से बेइज्जती करवाएं, जिनकी मतलब घर में कोई नहीं सुनता, उनको मिलियंस व्यूज मिल रहे होते हैं, लोग सुन रहे हैं उन्हें बैठ के। उनको असल में कोई घर में नहीं सुनता ना, तो फिर बाहर वालों को सुना देते हैं। सर जी ताड़ी कहानी क्या चल रहा है आजकल? अभी एक सीरीज़ है जो कि फातिमा जिन्ना की लाइफ पे बना रहे हैं जी, तो उसके अंदर आई एम प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन दैट। तो मैं एक लार्जर देन लाइफ फिगर प्ले कर रहा हूँ, बेसिकली नेहरू का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसके अंदर। किसका? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ओह गुड लॉर्ड, अच्छा ओके। So I'm playing a character in that, and apart from that, there's another film जो कि एक Canadian based director है, वो फिल्म बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आके। So I'm working on that, और एक project है which is almost finalized, but अभी चल रही है बात उस बारे में। So good luck Hamza, very Thank you proud so of you. much, thank you. शायद हम ज़्यादा देर चार्टर्ड अकाउंटेंट ना रहे हैं। अच्छा, but once a chartered accountant, always a chartered accountant. And what about you? मैं एक्चुअली अभी मैंने ड्रामा कंप्लीट किया है, अमीर बीवी एंड बेवकूफ़ शोहर नाम है ड्रामे का। As an actor? Yes, एज एन एक्ट्रेस। तो हम सिंगर एंड रैपर क्यों कह रहे हैं? हमारा बच्चा तो एक्टर भी है। अभी मेरा फर्स्ट ड्रामा है, अभी मैंने कंप्लीट किया है और मैंने एक विलन का रोल किया उसके अंदर। मतलब मैं एक झगड़ा, मतलब घर तोड़ने वाला एक रोल है मेरा। लेकिन टिकी पैक सा रैपर और टिकी पैक सा ही विलन। नाम बहुत अच्छा, नाम विलन्स का स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो गया आजकल। नाम तो सुने मैंने ड्रामे का। द नेम ऑफ द ड्रामा इज अमीर बीवी एंड बेवकूफ़ शोहर। मतलब वो जो शोहर है वो पैसे के पीछे दूसरी औरत के पीछे चला जाता है, अपनी बीवी को छोड़ देता है, बाद में उसकी बीवी ही अमीर हो जाती है और वो जो औरत होती है वो गरीब हो जाती है। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। वेरी गुड मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। सिंपल एंड बट पूरी कहानी सुना दी बेटे बैठे बैठे। पूरी कहानी नहीं है, कहानी बहुत मजे की है, बहुत अच्छा कुछ है। अच्छा, मैंने कहा पूरी कहानी सुना दी, डायरेक्टर ने कहना है कि नहीं, मैंने जस्ट ये बताया कि मतलब एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बस बताया। एंड इज इट सीरियस और कॉमेडी? नहीं, इट्स अ सीरियस It's a वन serious और एंड इट्स अ वेब सीरीज एक्चुअली। वेब सीरीज। हाँ, तो ये बेस्ट ऑफ लक Thank टू you. ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू गाइस आर ऑसम थैंक यू। एंड सो प्राउड ऑफ यू गाइस। खुश रहें, आबाद रहें और करोड़ों कामयाबियों से आपको अल्लाह ताला नवाजे। आमीन। आमीन।